बच्चों, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। उसी दिशा में उसी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। क्या एक रिएक्टेंट वन रिएक्टेंट is in excess, जब एक अभिकारक बहुत ज्यादा मात्रा में हो, किसमें हो, एक्सेस में हो, लिखोगे जब यदि एक अभिकारक अधिक मात्रा में हो, बहुत अधिक मात्रा में हो, तो मेरे पास जो इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, वो क्या है, K = 1/T A - B b a minus x ln b a minus x upon a b minus x। एक बात बताओ, यह ln लिखा है, क्या इसे मैं log base 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी log base 10 में लिख सकता हूँ? log base 10 में लिखूंगा तो 2.303 upon t a minus b log base 10 b a minus x upon a b minus x हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहां मेरे पास दो कंडीशन है, दो तरीके हैं। K = 1/T A - B ln B A - x upon A B - x। दोनों तरीकों से बताऊंगा। दो तरीके क्या, एक बार A को ज्यादा मानूंगा और दूसरी बार B को ज्यादा मानूंगा। यदि if A is very greater than A बहुत ज्यादा है B से, तो क्या होगा, A - B लगभग इक्वल हो जाएगा किसके, A के। किसके इक्वल हो जाएगा, A के। और जो A - x है वो क्या हो जाएगा, लगभग, एक मिनट, B - x लगभग किसके हो जाएगा, B के हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, ध्यान से देखो, जब A बहुत ज्यादा है किससे, B से, तो उस सिचुएशन देखो K = 1/T A - B क्या हो गया, A, ठीक है, ln B A - x तो ऐसा ही है, A - x अपॉन A, और B - x क्या है, B है। तो देखो ध्यान से, क्या मैंने B को B से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखो। यदि A is very greater than B, और यहां यदि if B is very greater than A, यदि ऐसा होगा तो then क्या होगा, A - B अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, A के, और A - x किसके इक्वल होगा, लगभग इक्वल होगा किसके, A के। किसके इक्वल होगा, A के। अब इस इक्वेशन में मैं चीजों को रिप्लेस करता हूं किससे, 1/K या K = 1/T A - B क्या है, देखो A - B क्या हो गया, A, तो मैं लिखूंगा A ln B A - x क्या है, A अपॉन देखो ये क्या है, A, B - x क्या है, B - x। A एक्सेस में है, A की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है, तो BA अपॉन A, B - x को B - x ही लिखूंगा। तो इसे लिखा जा सकता है क्या, देखो 1/T A ln B A अपॉन A B - x, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये वास्तव में क्या है, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक है। मैं K2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, K2 से।
देखो यहां ध्यान से, यदि a बहुत बहुत ज्यादा है यानी एक्सेस में है तो ये ऐसे एज ए कांस्टेंट बिहेव करता है यानी स्थिरांक हो जाता है। मैंने क्या कहा, जो प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक B की वो स्थिरांक की तरह बिहेव करती है, व्यवहार करती है। तो K2A यहां लिख रहा हूं, इफ यदि या ऐसा लिख सकता हूं K2B, K2 सॉरी B नहीं A, K2A, यहां K2A इक्वल टू हो जाएगा 1/T ln B/B-x, ठीक है, क्या हो जाएगा B/B-x। यदि K2A, यहां K2 क्या है, एक स्थिरांक है, और A को भी मैं क्या कह रहा हूं, स्थिरांक है, वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कैसे, यदि उसकी सांद्रता में, यदि वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो उसकी मात्रा में, उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। जो चेंज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन में वो लगभग अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल होता है। तो मैं एक ही सांद्रता को, एक ही कॉन्सेंट्रेशन को एज ए कांस्टेंट मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं, कांस्टेंट मान सकता हूं। तो K2A क्या हो जाएगा, K2A इक्वल टू K1, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक स्थिरांक आता है, तो K1 को क्या लिखूंगा, 1/T ln B/B-x। और देखो K1 इक्वल टू 2.303/T log B/B-x। ये कैसी इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, जहां जो अभिकारक A है, यही तो था A + B गिविंग C। मैं कह रहा हूं इसकी सांद्रता प्रारंभिक क्या है, A है, इसकी क्या है, B। तो यदि इसका x बन रहा है तो मैं कहता था A-x B-x, यही तो कहता था, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू t पर, यही कहता था। मैंने कहा कि बेटा यदि यह सांद्रता, एक ही सांद्रता बहुत ज्यादा है, तो यदि इसकी सांद्रता में, एक ही सांद्रता में, कैपिटल A की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, यानी परिवर्तन क्या है, बहुत कम है, चेंज क्या है, बहुत कम है, नगण्य है। उस स्थिति में A कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, यानी जो परिवर्तन हो रहा है वो नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो A क्या है, एक कांस्टेंट है, और एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, यानी K2A इक्वल टू K1। क्या कहा मैंने, K2A, यानी ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है। तो दो स्थिरांकों का गुणनफल एक नया स्थिरांक होता है, उसे मैं क्या कह रहा हूं, K1 कह रहा हूं। यदि K1 हो, यदि मैं K ही मान लूं, तो ये समीकरण किसको फॉलो करती है, 2.303/T log B/B-x। कैसी समीकरण है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के जैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, जहां B नहीं A क्या है, अधिक मात्रा में है, इस अधिक मात्रा में होने की वजह से वो स्थिरांक की तरह काम आता है। समीकरण कैसी बन जाती है, प्रथम कोटि समाकलित वेग समीकरण, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के जैसे हो जाती है। अब दोबारा किस केस में, जब जो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, देखो अगेन, अब यहां क्या करूंगा, मैं B को एक्सेस में लूंगा, यानी B की सांद्रता बहुत ज्यादा लूंगा। जब B की सांद्रता बहुत ज्यादा लूंगा तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो मैं वहां लिखूंगा K2B इक्वल टू K1, यानी दो स्थिरांकों का गुणनफल एक नया स्थिरांक होता है, एक न्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, इरेज करो, बात क्लियर, यस। यदि ऐसा होगा, ठीक है, यदि यहां लिख लेना, इसलिए तो
K2 यानी B A माइनस B क्या होगा, जब B बहुत ज्यादा है तो एक बहुत कम होगा, तो ये लगभग क्या होगा माइनस B के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, माइनस B के। देखो जब यहाँ A माइनस B लगभग A के इक्वल था, तो देखो A क्या है नेग्लिजिबल है, तो माइनस B के इक्वल हो जाएगा। यहाँ B माइनस एक्स, B क्या है बहुत ज्यादा है, तो B माइनस एक्स लगभग B के इक्वल होगा। तो K2 लिखता हूं, देखो K2 इक्वल टू 1/T A माइनस B ln B A माइनस एक्स अपॉन एक मिनट A माइनस B क्या है, A माइनस B ध्यान करिए रहा माइनस B के इक्वल है, तो माइनस B के इक्वल है, तो ln B A माइनस एक्स अपॉन A। देखो B माइनस एक्स तो क्या कह दिया मैंने, लगभग B के इक्वल है, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है माइनस B है, इस माइनस B की वजह से देखो यहाँ लिख रहा हूं, देखो यहाँ लिख रहा हूं K2 इक्वल टू माइनस 1/TB ln A माइनस एक्स अपॉन A। देखो इस माइनस की वजह से ये टर्म ln क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यदि माइनस को यहाँ ले आओ और देखो माइनस ln A माइनस एक्स अपॉन A लिखूं, तो ये टर्म ये पद कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो व्युत्क्रम कैसे होगा, 1/TB ln इसका उल्टा क्या होगा A अपॉन A माइनस एक्स, यही होगा। जब A अपॉन A माइनस एक्स है, तो मैं कह रहा हूं K2B, चूंकि K2B मैंने कहा B क्या है, स्थिरांक की तरह व्यवहार कर रहा, बिहेव कर रहा है, तो K2B क्या होगा, K1, यानी एक नया स्थिरांक देगा जिसे मैं कह रहा हूं K1, तो K2 हो जाएगा 1/T ln A अपॉन A माइनस एक्स। तो देखो K2, देखो ln हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा 2.303 अपॉन T log 10 बेस A अपॉन A माइनस एक्स। ये क्या आ गया, K2 नहीं K1, सॉरी K2B क्या है, K1 के इक्वल है। तो ये प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण के जैसा है। कैसा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण जैसा है। यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी प्रथम कोटि की तरह व्यवहार कर सकती है, जब कोई एक अभिकारक, दो अभिकारक हो तभी, कोई एक अभिकारक किसमें हो, एक्सेस में हो, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो। किसमें हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो। तो एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह व्यवहार कर सकती है। तो नीचे लिखे ना, इन such a condition reaction does not depend, रिएक्शन यानी जब एक अभिकारक क्या होगा, एक्सेस में होगा, तो उस पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करेगा। मैं क्या कह रहा हूं, जब एक रिएक्टेंट एक्सेस में होगा तो रिएक्शन रेट उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। जब डिपेंड ही नहीं कर रहा तो रिएक्शन कैसे होगी, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी, ठीक है। तो रिएक्शन इन such a condition reaction does not depend on that reactant, does not depend on that reactant which is in excess, which is in excess, comma reaction will correspond to first order, reaction will correspond to first order। हिंदी मीडियम वाले इन स्थितियों में या इस परिस्थिति में
इस परिस्थिति में अभिक्रिया का वेग उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया का वेग उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है जो या जिसकी सांद्रता या जो बहुत अधिक मात्रा में हो, जो बहुत अधिक मात्रा में हो, जो बहुत अधिक मात्रा में हो। अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि का पालन करती है। 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 इरेज करूं? यस, इरेज कर रहा हूं। वीडियो को पॉज करना, जो भी लिखना चाहते हो लिखो। मैंने दोनों स्थितियों में बता दिया। देखो, ये तो तुम इस समाकलित वेग समीकरण से तो आप बहुत ज्यादा परिचित हैं। देखो, ये K1 इक्वल टू 2.303। देखो, 1 मिनट, अब देख सकते हो, है ना? अब क्लियरली देख सकते हो कि मैंने इधर क्या लिखा है। K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। क्या क्या है? देखो, थोड़ा देखा नहीं, बोर्ड कवर नहीं हो रहा था। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा A जो B है वो A से बहुत ज्यादा है, तो A माइनस B क्या हो जाएगा? इक्वल टू माइनस B हो जाएगा। तो B माइनस एक्स लगभग इक्वल होगा B के। तो मैं जो ये टर्म है इस समीकरण में रखूंगा तो मुझे क्या आएगा? 1/T माइनस B, ये रहा माइनस B, ln B A माइनस एक्स अपॉन A B माइनस एक्स क्या हो गया? B हो गया। तो B से B कैंसिल आउट हो गया, तो A माइनस एक्स अपॉन A माइनस यहाँ है, इसकी वजह से ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी। तो मुझे क्या आएगा? ln A अपॉन A माइनस एक्स, ln A अपॉन A माइनस एक्स, T भी यहाँ है। अब मैंने कहा B क्या है? स्थिरांक है। तो दो स्थिरांकों का गुणनफल क्या होता है? एक नया स्थिरांक होता है जिसे मैं कह रहा हूँ K। अब देखो K इक्वल टू 1/T ln A अपॉन A माइनस एक्स। ये कैसी समीकरण है? ये समाकलित वेग समीकरण है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। किसके लिए? प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि एक अभिकारक ज्यादा हो, एक्सेस में हो, तो अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया का पालन करती है। दैट्स इट। तो बात करते हैं यूनिट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर यानी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक हेडिंग डालेंगे। तो याद करो n क्या लिखा था मैंने? n क्या लिखा था? मैंने लिखा था n या एक मिनट, मात्रक क्या लिखा था? मोल पर लीटर की घात 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। ध्यान करो क्या है? मोल पर लीटर 1 माइनस n। n क्या है? किसी कोटि को बताता है। क्या बताता है? कोटि को बताता है। तो टाइम इनवर्स, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं n इक्वल टू क्या है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर की घात 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स। तो देखो ये 1 माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा? इसकी घात -1 है ना, इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। किसका मात्रक हो जाएगा? द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट मात्रक हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। यदि SI मात्रक की बात करें, SI मात्रक, SI यूनिट लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स या S इनवर्स। ये क्या है? SI मात्रक है द्वितीय कोटि अभिक्रिया में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। ये पहले बात कर चुके हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, है ना। एग्जांपल इरेज करो, वो लिखो, वो रिएक्शन लिखो, ये जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो लिखोगे, वीडियो को पॉज करोगे। एग्जांपल्स की बात करें, देन 2Cl2O थर्मल डिकम्पोजिशन होता है 2Cl2 प्लस O2, यानी Cl2 का डिकम्पोजिशन कैसी अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसके अलावा एसिटाल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन, एसिटाल्डिहाइड का, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। एक रिएक्शन होती है, हो सकता है उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, जैसे 2HI gives H2 plus I2। यहाँ मैंने जीरो ऑर्डर में तो A2 होता है, लेकिन जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब ताप की प्रेजेंस में, टेम्परेचर की प्रेजेंस में, इसका तापीय विघटन होता है। इन सबका क्या है, तापीय विघटन है। जब यहाँ ओरम होगा, गोल्ड होगा, तो अभिक्रिया किसको फॉलो करेगी, शून्य कोटि अभिक्रिया करेगी, जीरो ऑर्डर को। लेकिन जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, तो हो सकता है कंफ्यूज हो, इसलिए एग्जांपल मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है ना। और एक एग्जांपल और लिखो, है ना। ये कैसी अभिक्रिया है, गैसियस अभिक्रिया है। ये रिएक्शन होती है, यहां ध्यान से देखो, ये क्या है, एक अणु, ये क्या है, दो अणु, यानी 1 प्लस 2 मॉलिक्यूल। और रिएक्शन कैसी है, सेकंड ऑर्डर है। तो ये एग्जांपल लिखना अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, 2 अणु, यहाँ भी 2 अणु भाग ले रहे हैं, यहाँ भी 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन यहाँ 3 अणु भाग ले रहे हैं। लेकिन कोटि कैसी है, कोटि 2 होगी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इरेज करो, यस। 4 एग्जांपल सफिशिएंट रहेंगे। ये गैसेस स्टेट में है, ये सॉल्यूशन स्टेट में है ना। इरेज करो। अब एक छोटी सी हेडिंग डालो, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। Sometimes it is known as pseudo molecularity, नहीं pseudo order ही है, pseudo order reaction. In these reactions, order and the molecularity of reaction are different. क्या कहा मैंने, यहाँ molecularity और आणविकता और कोटि अलग अलग होती है। ऐसी रिएक्शंस क्या होती है, pseudo order, क्या होती है, pseudo order। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी एस्टर का जलयोजन, एस्टर का जलयोजन जो अभिक्रिया होती है, जैसे CH3COOR, क्या बनता है, ROH प्लस CH3COOH, ये बनता है। इस प्रकार की रिएक्शंस में ध्यान से देखो, यहाँ क्या होता है, H2O होता है प्लस H प्लस, यानी एसिडिक मीडियम है। ये जो अभिक्रिया है, देखने पर पता लगा कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एस्टर का और एक जल का, वाटर का।
यहाँ दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, दोनों एक और एक जल का अणु। लेकिन यदि H2O एक्सेस में हो, यानी बहुत ज्यादा में हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, तो अभिक्रिया किसको फॉलो करती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया को। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोटि और अणु संख्या अलग अलग होती है, ऐसी अभिक्रियाएं सूडो ऑर्डर रिएक्शन यानी छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? छद्म कोटि अभिक्रियाएं। छद्म कोटि अभिक्रियाएं। छद्म से मतलब झूठी, है ना, सूडो छुपी हुई, ऐसे बोल सकते हैं, छुपी हुई यानी सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि अभिक्रियाएं। तो लिख लेना, सूडो ऑर्डर में लिख लेना। इन रिएक्शंस अलग अलग होती है, वह अणु संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। लिख लेना उदाहरण, एस्टर का जल योजन, एस्टर का जल योजन, जहां हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जहां जल बहुत ज्यादा मात्रा में है, where water is in excess, where water is in excess, तो रिएक्शन लिखोगे इन दिस, नीचे लिखोगे रिएक्शन, ये लिखोगे इन दिस रिएक्शन, इन दिस ester water, in this reaction order of reaction is 1, in this reaction order of reaction is 1 but molecularity is 2, but molecularity is 2। उपरोक्त अभिक्रिया में लिखो, उपरोक्त अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि 1 है, परंतु अभिक्रिया की कोटि 1 है परंतु अणु संख्या 2 है, अणु संख्या 2 है। यहाँ इस अभिक्रिया को देख सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ इस अभिक्रिया में अणु संख्या 3 है कि 3 मॉलिक्यूल, 3 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन इसकी कोटि क्या है? 2 है। वजह क्या है? इसका पता एक्सपेरिमेंटली यानी प्रायोगिक रूप से लगाया जाता है कि जो वेग निर्धारक पद है, यानी अभिक्रिया कई चरणों में होती है, जो वेग निर्धारक पद कौन सा? जो धीमा पद है, जो धीमा पद है उसमें 2 अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसकी अणु संख्या तो 3 है लेकिन कोटि कितनी है? कोटि 2 होगी, ठीक है। इससे आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।